हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आ रही है। मैं आपको अभी होस्ट बना रहा हूँ, को होस्ट बनाता हूँ, ठीक है? हाँ सर। आपको ये लीजिए, बना दिया है ना? और आप हाँ सर। एंट्री करिए, हम 2-3 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे, है ना? 5 मिनट में। ओके सर, ओके। अलाउ कर पा रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है। ऐड हो गया मैडम? हाँ सर, हो रहे। ओके ओके, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। हाँ सर। सबको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो सब अपना वीडियो ऑन कर देंगे। माइक खाली म्यूट पे करेंगे। आज सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे सबसे पहले। वीडियो स्टार्ट कर दो सब अपना। माइक खाली म्यूट पे रखना। अभी भी कितनों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है?
वीडियो ऑन करेंगे सब अपना। पृथ्वी, अंजलि, दिशा, ध्रुवी, रुष्टि, सब अपना वीडियो ऑन करेंगे। पूजा, ध्रुवी, आस्था, कृष्णा, अल्फा, जानवी, मिसबा, तनिषा, प्रियांशी, वीडियो ऑन करेंगे सब अपना। धैर्य, राजवी, उन्नति, यश, विश्वप्रीत, दीप्सा, वीडियो ऑन करेंगे। निधि चौहान, कृष्णा, ध्रुवी, आस्था, जानवी पटेल, उन्नति, यश जोशी, विश्वप्रीत, दीप पटेल 18 रोल नंबर। तेरा पंखा नहीं देख रहा है हम लोग को। पूजा, कैमरा खराब है तो कल से दूसरा मोबाइल आप ले लोगे जिसमें कैमरा चल रहा हो। आशिया, वीडियो ऑन करेंगे। मैम मेरा वीडियो ऑन ही है। अब तू दिखाई दी, पहले नहीं था। देखो, नहाए धोए नहीं हो तो भी चलेगा, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि तुम लोग साफ होके बैठे हो या नहीं बैठे हो। जो भी हालत में हो, वीडियो एक बार दिखाना है। जितने अभी नए ऐड हुए वो सब अपना वीडियो ऑन करेंगे। अंजलि, आपने रोल नंबर नहीं डाला है कब से? यू हैव टू ऐड योर रोल नंबर। रोल नंबर 11 ध्रुवी।
अल्फा ये सब का वीडियो ऑन नहीं है। उन्नति, यश जोशी, विश्वप्रीत, कृष्णा, तनवीर, पटेल विधि, नम्रता, वीडियो ऑन कर लो। कोई मैसेज भेज रहा है तो चैट मैसेज करो आप लोग। यू कैन सेंड मी इन चैट। ओके, तो अब सबका हो गया मैडम, क्रॉस चेक कर लिया। अभी भी सर बहुतों का वीडियो ऑन नहीं है। तो वीडियो ऑन कर दो एक बार आप, फिर आपको ऑफ हो जाना है क्योंकि हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं उसमें। आप जस्ट ऑन कर दो, फिर मैडम आपको बोलेंगे ऑफ करने, आप ऑफ कर देना। राइट। हर्ष यादव, वीडियो ऑन कर लो। कक्षिल कुमार, वीडियो ऑन करो। जस्ट आप 1 मिनट के लिए सभी करो, फिर हम सबको बंद करने के लिए बोलेंगे। उन्नति, यश जोशी, विश्वप्रीत, प्रिंसी, ये सब वीडियो ऑन करेंगे। अल्फा, हर्ष, वीडियो ऑन कर लो। ये 3-4 रहे, अब 3-4 को क्या करना है मैडम? जो इधर ध्रुवी है, फिर प्रिंसी, पूजा, यश, आवाज जा रही है इन सब तक? तो आप वीडियो फटाफट ऑन करो ताकि हम स्टार्ट करें। ओके। एक दो का खाली मैसेज आ रहा है सर के कैमरा चल नहीं रहा है। ओके, अल्फा मोबाइल में होगा तो कैमरा चलेगा। एक काम करिए मैडम, इनका नाम ध्यान रखिए और कल इसका एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना? हाँ सर ठीक है, हाँ ऐसा करते हैं। हाँ, हम अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो बंद कर सकते हो आप अभी आप वीडियो लोग बंद कर सब। सकते हो, यस। लास्ट ओके। में हम वापस चालू करेंगे। हाँ, अभी बंद कर दो वीडियो। स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम? हाँ सर हो रहा है। ओके, हाँ ठीक है, चलिए। और यदि मोस्टली आज तो नहीं आएगा कुछ प्रॉब्लम, फिर भी यदि आए तो आप फोन बोलना, है ना? हाँ क्योंकि सर। आवाज नहीं हाँ आए तो फिर फोन कर देना आप। ओके सर। तो चलिए हम so now we come on to the next chapter, and that chapter is the reproductive health, right? So this chapter is in actually continuation with our earlier chapter, right? जो हम पहले चैप्टर पढ़े उसी के कनेक्शन में ये चैप्टर है। तो in this chapter we entirely concerned about the reproductive health, right? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकते हैं। और लेटर हाफ में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, कंट्रोल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब का हम सबसे लास्ट में हम बातें करेंगे। तो 1 या 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, बट
मैं आपके इंपॉर्टेंस के लिए बोल दूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टू एस्पेक्ट्स। है तो बहुत छोटी चैप्टर, लेकिन दो चीजों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए बहुत बहुत यूजफुल है चैप्टर। आई मीन हमें सबको नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, राइट। एटलीस्ट आप अब इस स्टेज में एंटर कर रहे हो कि यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी स्मूथली। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन नीट में इससे 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं भैया। हाँ, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन नीट में रहता ही रहता है, इसलिए इसको सही तरीके से लिखना है। ओके, और है कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान रखने वाला है। तो पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन कर लेते हैं कि हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नथिंग बट द पर्सन having physically healthy, emotionally healthy and behaviorally and socially। ये 4 चीजें ध्यान रखना, ये 4 चीजें। पहला हुआ फिजिकल, दूसरा हुआ इमोशनल, तीसरा हुआ बिहेवियरल और चौथा हुआ सोशल। यदि ये 4 तरह से एक पर्सन हेल्दी है, देन वी कैन से दैट पर्सन इज टोटली हेल्दी और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, राइट। ये WHO का डेफिनेशन है कि WHO ये 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन चारों पैरामीटर को ध्यान में रख के एक हेल्थ की डेफिनेशन को बनाता है। ओके, सो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 4 ही अलग अलग जो पैरामीटर्स आए, राइट। इन चारों पैरामीटर की सिग्निफिकेंस क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये हम इतने बार बार स्ट्रेस देके बोल रहे हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी एसेंशियल, राइट। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की यदि बात करें तो if the reproductively the society is not healthy, then it would create many more problems। काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, राइट। तो पहले हम उन सभी प्रॉब्लम की 1 बाय 1 बातें करते चले जाएंगे और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, राइट, क्या स्ट्रैटेजी हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सोसाइटी ने लिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इसमें। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम को इंडिया भी कंट्री लेवल पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड इंडिया इज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इनिशिएटेड द एक्शन प्लान्स, राइट। जो हम लोग बोलते हैं ना कि अपने संविधान में कुछ इस तरह से ऐड किया, राइट, क्राइटेरिया सो दैट द सोसाइटी वुड बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, राइट। तो इंडिया इज अमंग द फर्स्ट, आई मीन बहुत सारे कंट्रीज थे बट उसमें से एक इंडिया भी था, राइट, जो सबसे पहले एक्शन प्लान स्टार्ट किया फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, राइट। एंड इंडिया 1951 में सबसे पहले, ये सभी जो है पॉइंट्स जस्ट याद रखना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि फैमिली प्लानिंग एक्ट इंडिया ने स्टार्ट किया 1951 में, राइट। 1951 काफी दिन हो गए जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन काफी दिनों तक वो काम किया और अभी भी स्टिल दैट is existing but with some improvisions, some improved programs are incorporated in that family planning module। और अभी जो इसी को हम जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, राइट, RCH प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। जो पहले फैमिली प्लानिंग था उसी को अभी इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रूव करके क्या बना लिया, RCH, राइट, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, राइट। ओके, अब इसमें करते क्या है भाई, जो RCH प्रोग्राम है, तो अभी जो हम प्रोग्राम की बात करेंगे, जितनी RCH की बात करेंगे, अभी RCH के नाम से ही जाना जाता है इंडिया में। तो RCH प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, सो इट क्रिएट्स द अवेयरनेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये अवेयरनेस लाता है पीपल में, सोसाइटी में, राइट, विद द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, राइट, कि किस तरह से हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं। उसके लिए RCH अलग अलग तरीके से अवेयरनेस पैदा करता है। तो कैसे अवेयरनेस पैदा करता है, इसमें कौन कौन से अवेयरनेस के इसके तरीके हैं, राइट, तो ये हम देखें।
तो सो मेनी यू नो सो मेनी वेज आर देयर, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से कुछ की बात हम यहाँ पे करें, राइट, जो अपने बुक में एटलीस्ट हमारी जहाँ तक लिमिटेशन है। तो पहला है ऑडियो विजुअल। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑडियो विजुअल, जैसे रेडियो पे प्रचार प्रसार देगा, राइट, टीवी पे प्रचार देगा, किस चीज़ का, फैमिली प्लानिंग का, जो स्टेप्स हैं फैमिली प्लानिंग के लिए कैसे करते हैं उसका बताएगा, कि सही तरीके से बच्चे का बर्थ कैसे हो विदाउट द डेथ ऑफ द चाइल्ड एंड मदर, उसके बारे में बताएगा। सो दीज आर द डिफरेंट ऑडियो विजुअल। हम लोग देखते हैं टीवी पे बहुत बार देता है, रेडियो पे बहुत बार देता है, इंटरनेट पे बहुत बार देता है। तो पहला ये हो गया जिसमें क्या होता है, इसमें और कौन हेल्प कर सकता है भाई, तो पेरेंट्स। यदि बच्चे हैं जैसे आप हो, तो आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, राइट। टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, रिलेटिव्स हेल्प कर सकते हैं, देन फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद जो आरसीएच प्रोग्राम अपने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के बाद जो इंट्रोड्यूस किया चीजें, वो स्कूल एजुकेशन में, राइट, स्कूल एजुकेशन में भी इनकॉर्पोरेट किया सेक्स एजुकेशन को, राइट, इन द स्कूल्स दे आल्सो इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। जो यंगस्टर्स हैं जिसको बहुत ज्यादा पता नहीं है, वो हमेशा सुने सुनाए बातों पे बिलीव करता है, राइट। तो स्कूल में एजुकेशन देते हैं सो दैट द राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग should be reached, and they discourage the children from the you know some myths or beliefs और misconceptions जो है उसमें वो विश्वास न करें, राइट, ओके। फिर और क्या करते हैं भाई, तो जो आरसीएच प्रोग्राम में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं एसटीडीज। बहुत बार नीट में इसका फुल फॉर्म ही केवल पूछा है और कुछ नहीं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, राइट। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताते हैं कि भाई यदि अनसेफ आप सेक्स करते हो तो कैसे कौन कौन से डिसीज हैं। जैसे वन ऑफ देम इज एड्स, बहुत बहुत खतरनाक, सबने नाम सुना होगा, राइट। तो ये सभी हमारे एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट किया गवर्नमेंट ने, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ये सब तो ठीक है भाई, जो जिसके पास टीवी है, रेडियो है, वो ये सभी चीजें जान पाएगा, जो पेपर लेता है पेपर में पढ़ पाएगा, स्कूल जाता है वो समझ पाएगा, राइट। लेकिन इसके अलावे भी जो विलेज में रहते, रिमोट विलेज में जो इलिटरेट है, जिसको पता नहीं है बहुत कुछ, राइट, तो उसके तक इंफॉर्मेशन को पहुंचानी है, तो उसके तक भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। वहां पे जाके जो आरसीएच के पर्सन होते हैं, राइट, दे गो देयर एंड देन दे डिमॉन्स्ट्रेट द थिंग्स मेनी टाइम्स, राइट। तो इसमें क्या क्या वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, क्या क्या बताते हैं, तो बताते हैं कि भाई जो बर्थ कंट्रोल के लिए अवेलेबल उपाय हैं, राइट, वो क्या क्या है, बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस क्या क्या हैं, राइट। क्योंकि अभी कोई भी बड़ी फैमिली नहीं चाहता है, छोटी फैमिली है ना। तो बर्थ कंट्रोल के क्या क्या उपाय हैं सही तरीके से, राइट, विदाउट एनी हार्म। दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द मदर, राइट। बट अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, जैसे आशा, तुमने सुना होगा, आशा वर्कर्स होते हैं, राइट। वो ये सभी करते हैं कि आसपास जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं उसकी देखभाल करते हैं वो। देन इसमें बताते हैं पोस्ट नेटल केयर, बच्चे के बर्थ के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत बार डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में बताते हैं कि आप कैसे बच्चे की देखभाल करिए, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, बाहर का दूध आप मत पिलाइए, राइट। देन लास्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, कि आप लड़की हो या लड़के हो, दोनों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए सोसाइटी के हर एक स्टेप पे, ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं करना है। तो ये सभी अलग अलग चीजें आरसीएस प्रोग्राम में बताते हैं और फाइनली पीपल को अवेयर करते हैं, राइट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब तो बताते ही हैं, राइट, ये सब तो ऑफ कोर्स, बट इसके अलावे भी जो अवेयरनेस है वो ये बताते हैं कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बर्थ में कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज, राइट, इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से सेक्स एब्यूज को आप खत्म करिए, राइट। सेक्स रिलेटेड क्राइम, राइट, ये सब चीजों को आरसीएच घर घर जाके, आई मीन हर एक गांव में मोहल्ले में जाके ये सब चीज बताता है, राइट। और हम जो कि टाउन में रहते हैं, इसलिए हमें तो टीवी से
रेडियो से, पेपर से ये सब चीजें पता लगभग चल जाती है। ठीक है, तो आरसीएच के ये सभी काम हुए। ओके, देन हम आगे बढ़े, सर कक्षिल को नेक्स्ट कोई हम क्वेश्चन आगे है? बढ़े कि भाई, हाँ भाई कक्षिल बोलो। सर वो एडोलेसेंट एज था ना, वो पीछे वाली स्लाइड में, हाँ, तो सर उसका मीनिंग क्या है? एडोलसेंट एज का मतलब होता है कि आप क्या कहते हैं कि मतलब बायोलॉजिकली आप मैच्योर हो गए, दैट इज फॉर एडोलसेंस, राइट। जैसे नॉर्मली इंडिया में इसको रखा जाता है, जो फीमेल है उसके लिए 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर्स, हाँ। राइट। हाँ, एडोलसेंट एडोलसेंट का मतलब हुआ कि बिल्कुल रिप्रोडक्टिवली वो तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। ठीक है, हाँ। और चलिए हम आगे आएंगे इस पे, अभी आएगा इस पे फिर से, राइट। तो ये सभी आरसीएच के काम है, राइट। और फिर इसको ये सब बताना और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कराना है ना, इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराना कि भाई ये सब चीजें जो है इसको सक्सेसफुली किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। नाउ इन सब चीजों को करने के लिए जो हमने ये प्रोग्राम देखा, आरसीएच के पर्सन होंगे, प्रचार प्रसार तो कर देंगे, लेकिन इसको करने के लिए कौन चाहिए भाई? जैसे अब प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कौन सही करेगा? तो जो मेडिकल असिस्टेंस दे सकता हो, राइट, डॉक्टर्स, नर्सेस, राइट, वो सभी इसको करेगा। तो इसे मेडिकल असिस्टेंस के लिए एक बड़ा सा टीम चाहिए जो केयर कर सके पीपल की, राइट, विद द रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, राइट, एबॉर्शन, बहुत बार सुना होगा कि एबॉर्शन करवाना पड़ता है। देन उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शंस, देन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सभी प्रॉब्लम को डील करता है कौन? तो मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट, जो कि आरसीएच वाले के पास होती है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए हुए होते हैं हर एक विलेजेस तक में, राइट। तो ये सभी टेक्निक को जो जो हमारे ये सभी अलग अलग असिस्टेंट्स हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, बेटर टेक्निक, न्यू स्ट्रेटेजी, तो टाइम टू टाइम इसको इम्प्रोवाइज करता है, इसे नए टेक्निक कुछ आए तो इसमें और वो ऐड करता है फॉर द असिस्टेंस ऑफ द पीपल, राइट। अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे लिए, जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ पहले, अब तो इसके लिए काफी रूल बन गए। तो एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस, राइट। हमने पढ़ा था वहाँ पे लास्ट क्लास में कि एमनियोटिक फ्लूइड है ना, एमनियन एक मेम्ब्रेन था जो पूरे के पूरे कवर किया हुआ था एम्ब्रियो को और डेवलपिंग फीटस को, और डेवलपिंग फीटस एम्ब्रियोनिक, आई मीन जो एमनियोटिक फ्लूइड था उसमें फ्लोट कर रहा था। ओके, तो जो ये एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा था, तो एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर सिरिंज से निकाल सकते हैं, राइट। टेक्निक होती है, राइट, कि वो वजाइना होके वो सिरिंज ये करता है अंदर और वो निकाल सकता है एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड में से वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को देख सकते हैं कि क्या बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। यदि एबनॉर्मेलिटीज होती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई ये बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज है, राइट, आप इसके आगे क्या करेंगे। यदि आप चाहें ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज हो तो यू कैन अबॉर्ट, राइट। तो दिस इज गुड एक्चुअली, एमनियोसेंटेसिस वो एक्चुअली उसके लिए आया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई इंडिया में, इसमें मेल फीमेल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट करने का भी, आई मीन क्रोमोसोम को आप देख सकते हो इसमें एमनियोसेंटेसिस में, राइट, कैरियोटाइपिंग करते हैं। तो अब एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल आसानी से दिख जाता है। यहाँ पे क्या किया, फीमेल जो होते थे उसको वो, यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसको एबॉर्ट करा लेते थे। इससे फीमेल की जो नंबर है इंडिया में काफी कम हो गई थी बहुत सारे स्टेट में, और स्टिल अभी भी है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक रूल बना दिया, स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया इस पे कि आप एमनियोसेंटेसिस नहीं करा सकते हो। इसलिए आप देखोगे कि जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स यहाँ पे होते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे बच्चे के सेक्स का जांच नहीं होता है, राइट। सो एमनियोसेंटेसिस नहीं होती है, राइट। तो ये एक लीगल स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, जिसके काफी सारे पॉजिटिव इफेक्ट देखे गए कि काफी सारे स्टेट्स में गर्ल के पॉपुलेशन फिर बढ़े धीरे धीरे। ओके, तो ये एमनियोसेंटेसिस याद रखना, ये बहुत यूजफुल टेक्निक है, राइट। लेकिन इंडिया में इसको मिसयूज किया, इसलिए इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ सर दीप पटेल को क्वेश्चन है। फ्रॉम दैट, दीप पटेल। तो देखो बोलो। सर
कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना, चेक करना। हम आगे आएंगे, है ना। प्रेगनेंसी को रोकने के प्रोसेस को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओके। हम अभी आगे आएंगे भी। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है कि टू चेक द प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन। ओके। तो ये सभी जो चीजें हमने देखा कि भाई एमनियोसेंटेसिस, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, तो इसके लिए काफी सारे रिसर्च भी होते हैं, राइट। जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज हैं, इस पे काफी रिसर्च होते हैं। और इसमें काफी सारे गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इन्वॉल्व, राइट। तो जो हमने बात करी अभी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना, चेक करना भी एक आरसीएच का गोल है, क्योंकि सब प्रॉब्लम का जड़ क्या है? पॉपुलेशन। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है, राइट। तो जो रिसर्च होते हैं कि किस तरह से हम कॉन्ट्रासेप्शन, आई मीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हम ले सकते हैं पॉपुलेशन को रोकने के लिए। तो इसमें एक लखनऊ में इंस्टीट्यूट है, दैट इज नोन एज CDRI, राइट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम याद रखना, CDRI लखनऊ में है। CSIR की लैब है ये। तो CSIR के लैब में साइंटिस्ट ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाया, ओरल पिल बनाया, मतलब एक दवाई बनाई, टैबलेट की तरह ये है समझो, राइट। इसका नाम दिया इसने सहेली, राइट। और इसके खाने से क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है, राइट, वो नहीं होती है। उसके तरीके हैं, हम आगे आएंगे किस तरह से है। जस्ट दिस इज द एग्जांपल, आगे हम काफी सारे एग्जांपल देखेंगे इस तरह के। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रिसर्च इज आल्सो गोइंग ऑन इन दिस एरिया एंड मेनी मोर इम्प्रूवमेंट हैज बीन टेकिंग प्लेस डे बाय डे, राइट। तो हियर द ज्यादा अच्छे तरह से जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं, राइट, उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, राइट। सो बेटर पोस्ट नेटल केयर करता है। आई मीन हर एक कुछ पे रिसर्च चलता है यहाँ पे, सो दैट द फाइनली इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड। एक इम्प्रूव्ड हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाया जा सके। काफी सारे इस पे R&D होते हैं, राइट। तो हियर वी फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देयर प्रॉब्लम। हमें पता है, एक्चुअली हमें काफी सारे प्रॉब्लम पता है, और इन सब के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। हमारे इकोलॉजी में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, बट कैसे हम लोग पॉपुलेशन बढ़ने को रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल के उपाय क्या क्या है। तो पहले हम इसके डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा यहाँ पॉपुलेशन से रिलेटेड हम डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि कम पॉपुलेशन जिस भी कंट्री में है, वहाँ पे लाइफ अच्छी है, राइट। चाहे वो कनाडा हो, US हो, राइट। तो वहाँ पे लाइफ स्मूथ है, राइट। नो डाउट इंडिया में भी स्मूथ है, बट इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन की। बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, बहुत ज्यादा पर्सन्स हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो लिमिटेड होती है, लेकिन उसको लेने वाले बहुत ज्यादा है। मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। जस्ट एक डेटा दे रहा है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन, यहाँ वर्ल्ड का पॉपुलेशन लिख रहे हैं 1900 में, राइट, मतलब 120 साल पहले की हम बात करें, राइट। तो दैट इज अराउंड 2 बिलियन, राइट। 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, ओके। लेकिन 100 साल बाद यदि 2000 की बात करोगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन से 3 टाइम्स बढ़ गया वर्ल्ड का पॉपुलेशन। और इसमें से मोस्टली जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन बढ़ाने में रोल है वो इंडिया, आई मीन इंडिया तो नहीं कहें, आई मीन एशियन कंट्रीज, मोस्टली द एशियन कंट्रीज आर मेन प्लेयर इन दिस इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, राइट। तो 100 साल में 3 गुना हो गया। यही नहीं, यदि आप और आगे देखो, यदि हम अभी फिलहाल बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो दिस इज 8 बिलियन। सी 20 साल में 2 बिलियन बढ़ गया भैया, 6 से 8 हो गया, है ना। 2 बिलियन बढ़ गए केवल 20 साल में। तो ये और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। जितना जगह था उतनी ही है अर्थ पे, उससे ज्यादा है नहीं, राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को चेक करना पड़ेगा, राइट। देखो जैसे यहाँ पे एक दूसरा डेटा दे रहा है कि इंडिया की डेटा दे रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज से 70 ईयर्स बैक की हम बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन थी
350 मिलियन, राइट, है ना, 350 मिलियन, दैट मीन्स 0.35 बिलियन हम बोल सकते हैं, नहीं 0.35 35 बिलियन बोल सकते हैं, 35, ओके, एनीवेज 350 मिलियन की पॉपुलेशन। लेकिन 2000 की बात करें, 2000 की बात, मतलब केवल 60 साल में, केवल 60 इयर्स में हम बात करें तो 60 इयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई। पहले 0.35 था, 0.35 बिलियन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो 1 बिलियन हो गया केवल 50 साल में लगभग। सो दिस इज वेरी रैपिड ग्रोथ, है ना। तो ये रैपिड ग्रोथ जो है इसको हमें चेक करना होगा। दूसरी एक डेटा है आपकी बुक में दिया हुआ है कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन, राइट, 6th पर्सन जो है वो क्या है, इंडियन है वर्ल्ड में, ओके। मतलब हमें खास करके इंडियंस को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, राइट। सो रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, अब इसके लिए कारण क्या क्या है, कारण गिना रहा है कि भाई जो ये हर यू नो 6 में से एक इंडियन है, हर छठा पर्सन इंडियन है, इसके कारण क्या है। तो नो डाउट अभी क्या है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो डेथ है, डेथ की रेट में डिक्लाइन हुई है, ओके, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में बढ़े हैं, ओके। दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी, पहले क्या होते थे, चाइल्ड के बर्थ केस में मदर की डेथ बहुत होती थी, लेकिन अब नहीं होता है, ये बहुत कम होता है, राइट। फिर इन्फेंट की डेथ भी पहले बहुत होती थी, जब बच्चा पैदा हुआ और वो मर गया, राइट, लेकिन अब वो नहीं होते, जस्ट ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल एज द अवेयरनेस, राइट। तो ये सब कारण है कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, दैट इज गुड, बट ऑन द अदर हैंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज नॉट गुड, राइट। और अभी जो रिसेंट हम बात करें, उसे रिसेंट तो नहीं है, अपने बुक में थोड़ा पीछे का ही डेटा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है, राइट, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, राइट, इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है ये 1.7%, ही काफी ज्यादा हुआ है। ज्यादा इन द सेंस 1.7% का मतलब समझो क्या हुआ कि पर ईयर यदि 1000 पीपल है तो अगले साल वो 17 पीपल को उसमें जोड़ देता है, राइट, 1.7%। मतलब क्या है, इसी रेट से बढ़ते रहे, मतलब आज 2020 में यदि 1000 पॉपुलेशन है तो अगले साल ये 1017 हो जाएगा, राइट। फिर अगले साल 2022 में इसका 1.7% डाल दो, मतलब 20 के जैसा हो गया। मतलब यदि इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ते रही तो 33 साल में, 33 ईयर्स में ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। जो अभी हम 130 करोड़ हैं, कितने हैं, 130, लिखा नहीं रहा इसमें सही से, 130 करोड़ हम लोग हैं, 130 करोड़, ये 260 हो जाएगा, जो यहाँ पे पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। तो हमें अभी से अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए कि भाई ऐसी कंडीशन नहीं आवे, राइट। तो ऐसी कंडीशन नहीं आवे तो उसके लिए भी करना क्या क्या होगा, करना तो हमें ही है, करेगा और कोई नहीं, राइट। जो कि सबको, यदि पॉपुलेशन कम हो तो सबको रहने के लिए घर मिले, खाना मिले, कपड़े मिले, है ना, स्कार्सिटी नहीं हो कोई चीज की, राइट। तो गवर्नमेंट इसके बारे में काफी सीरियस मेजर्स ले रहे हैं, राइट, काफी सीरियस मेजर्स लेते हैं। एंड one of the very important measure is the contraceptive method, right। जो भी बात किया कि contraception क्या है, to stop the pregnancy or to check the pregnancy, contraceptive method को adopt करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की यदि बात करें तो इंडिया में एक आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट लगभग समझो 1980 के आसपास, 75-80 के आसपास, राइट, इंडिया में एक प्रोग्राम शुरू हुआ, हम दो हमारे दो, राइट। मतलब फादर मदर है दो तो उसके दो बच्चे ही, मतलब V2 and R2, राइट, हम दो हमारे दो। काफी सक्सेसफुल रहा था ये प्रोग्राम, और वहां से अवेयरनेस आई कि नहीं, हमको 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, राइट। इवन जो अर्बन पॉपुलेशन है, अभी इतनी अवेयरनेस हो गई कि भाई नहीं, हमको 2 भी नहीं, एक ही चाइल्ड, 1 चाइल्ड नॉर्म, ये भी काफी पॉपुलर है कि एक ही चाइल्ड हो, सब कुछ महंगी हो गई है आज के डेट में, इसलिए ज्यादा बच्चे हो तो मुश्किल है भाई। तो ये सभी चीजें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसके लिए काफी सारे यूजफुल हैं, हम आगे देखेंगे कैसे। अभी फिलहाल आज के डेट में एडॉप्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अभी क्या करते हैं कि ठीक है, हम वी आर नॉट increasing the population of India, but we can adopt the child which are there in the जो जो चाइल्ड कहाँ कहते हैं कि जो अनाथ आश्रम में है और इस जगह पे उसको अडॉप्ट करना, राइट। तो 1 चाइल्ड नॉर्म में
एडॉप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, अब जो इसका कक्षल का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आंसर इसका है कि इंडिया में हर एक कंट्री का ही अपना अपना अलग है। जो एडोलसेंस का एज है, मैरिजेबल एज है, ये हर एक कंट्री की अलग अलग है। इंडिया में यदि बात करें तो पहले कम थी, बट अभी जो फिलहाल है 18 ईयर्स इज फॉर द फीमेल, राइट। फीमेल की उम्र जो है 18 साल, मैरिजेबल एज, राइट, जबकि मेल की 21 ईयर्स। मतलब 21 ईयर्स के यदि आप हो चुके हो तभी आप मैरिज कर सकते हो, अदरवाइज पहले मैरिज कर लिए तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ध्यान रखना, राइट। तो दिस इज द मैरिजेबल एज, ये फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का एक मेथड हुआ कि भाई आप एक होशियार हो जाइए, समझ में आ जाए, उसके बाद ही आपको मैरिज करनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि गवर्नमेंट काफी सारे इंसेंटिव्स भी देते हैं कपल्स को जो स्मॉल फैमिली को मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, अभी इंडिया गवर्नमेंट काफी सारे फेलोशिप्स, काफी सारे अवार्ड भी देते हैं। जैसे एक यदि अवार्ड तुमको हो तो डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक अवार्ड देती है, इंदिरा अवार्ड करके होती है, इंदिरा फेलोशिप, सॉरी इंदिरा फेलोशिप। इसमें क्या होती है कि वन गर्ल चाइल्ड, समझना चाहिए उनको, बॉय भी नहीं होना चाहिए, यदि किसी कपल को एक ही गर्ल है, लड़की है, तो थ्रू आउट लाइफ पढ़ाई उसको जहां तक करनी है, इंडिया गवर्नमेंट उसको फ्री एजुकेशन देती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव, राइट, कि आप यदि पॉपुलेशन कंट्रोल करें, आप गर्ल चाइल्ड को इनकरेज करें, तो आपको हम फ्री में एजुकेशन देंगे, राइट। ये इंडिया गवर्नमेंट का है। यदि बाय द वे यदि कोई आप ऐसे हो सुनने वाले में कि अपने फादर मदर की एक ही लड़की हो, लड़का लड़की और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, कोई भाई बहन नहीं, तो उसे एक फेलोशिप आती है, राइट, इंदिरा फेलोशिप, वो आप क्लेम कर सकते हो। डीएसटी के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिख लेना, डीएसटी, इंडिया गवर्नमेंट की है, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इसकी वेबसाइट पे जाओगे, हर एक साल इसके एडवर्टीजमेंट आते हैं, यू कैन अप्लाई, और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। ओके, तो ये सभी इंकरेजमेंट है। बहुत बार जॉब में भी रिजर्वेशन मिलती है कि यदि आप छोटे फैमिली आप रखते हैं तो आपको हम प्रेफरेंस देंगे, राइट। और यदि नहीं भी है तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये सब सर्टेनली आएगा ही। ओके, नाउ अब हम कुछ कॉमनली जो यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये सभी तो जस्ट अवेयरनेस वाली बातें हो गई, हम जो हमारे दो वन चाइल्ड एडॉप्शन, फिर ये जो इंसेंटिव्स है, राइट। लेकिन इसके अलावे काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या हुआ, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होता क्या है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, जो प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो उपाय है वो कैसा होना चाहिए, राइट। तो होना कैसा चाहिए, पहला यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो उसको यूज कर रहा है वो बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई यूज नहीं करेगा। दूसरा, वो इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है? तो कोई वो करेगा नहीं फिर वो। तो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, देन इफेक्टिव भी होना चाहिए, राइट, ताकि फेथ हो सबको, हाँ ये बहुत अच्छा है। देन रिलायबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब वो बहुत महंगा है, राइट, रिलायबल होना चाहिए, है ना, अप्रोचेबल होना चाहिए सबको। चौथा, साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि हम दवाई खाई और उसके साइड इफेक्ट हो गए तो फिर वो कोई यूज नहीं करेगा। तो ये सब दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, ध्यान रखना, अंडरलाइन करते जाना, सब एनसीईआरटी की लाइन ही है, कुछ भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखा है लगभग। ओके, तो ये सभी तो क्राइटेरियाज हो गए, ध्यान रखना, राइट। ये सभी 2 मार्क्स वगैरह में पूछ सकता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, उसके लिए क्राइटेरियाज होता है ये। ओके, देन इसके अलावा हम यदि बात करें कि भाई ये तो ठीक है, ये आइडियल थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट, बट अब इसके लिए जो अलग अलग अवेलेबल उपाय हैं, वो उपाय क्या क्या है, मेथड्स कौन कौन से हैं, राइट। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये कौन कौन से हैं, इसे अच्छे से ध्यान कर रखना, वन बाय वन सबको जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहला जो हम पढ़ेंगे
इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, राइट। जो पहला मेथड पढ़ेंगे वो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड पढ़ेंगे कि नेचुरली ये कैसे होता है, राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है। दूसरा बैरियर्स, मतलब बैरियर बीच में, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, बीच में कोई बैरियर आके खड़ा हो गया, राइट, तो वो भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। जो तीसरा हम पढ़ेंगे आईयूडीज पढ़ेंगे, राइट, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, फुल फॉर्म लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओके। फिर फोर्थ जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत बार हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी खाते हैं, फीमेल मेल भी खाते हैं, राइट, ताकि यू नो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। काफी बार इंजेक्टेबल्स हम ऑपरेट करके अंदर, आई मीन इंजेक्टेबल कहने का मतलब इंजेक्ट करते हैं, सुई देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी हम इसको कंट्रोल करते हैं, राइट, कुछ ऐसी दवाई हम इंजेक्ट कर दिए सो दैट इट वॉन्ट लीड टू द प्रेगनेंसी, राइट। कौन सा हो गया, 6 नंबर हो गया इम्प्लांट्स, कि ऑपरेशन करके स्किन के नीचे भी हम डाल देते हैं इम्प्लांट्स, राइट। और लास्ट जो है ये है सर्जिकल मेथड्स, ये अल्टीमेट उपाय है जिसमें बहुत बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, लगभग नल साइड इफेक्ट इज देयर, बट इसके जो डिमेरिट है ये कि ये एक बार यदि सर्जिकली आप सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज किए तो उसके फिर रिवर्सिबल होने के चांसेस नहीं है, आपको फिर से फिर से मुझे फर्टाइल होना, आई मीन प्रेग्नेंट होना है, प्रेगनेंसी करनी है और चाइल्ड होना तो नहीं होगा फिर वो, आई मीन होते हैं बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स, ध्यान रखना, एक बार फिर से देख लो इसको, जो भी मेथड्स हैं, राइट, ये हर एक मेथड को वन बाय वन यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहला मेथड हम नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जो ये है, राइट, पहले हम इसको देख लेते हैं, राइट। सो इन द नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, देखो अब हमको यहाँ से लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है उससे लिंक काफी सारे इसको बैठेगा यहाँ पे। जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में हम करेंगे क्या, व्हाट इज आवर पर्पस, आवर पर्पस इज टू चेक द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन को चेक करना, राइट, कि ओवम एंड स्पर्म जो हमने बात किया कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो एम्पुलर स्थमिक रीजन में, राइट, उससे पहले दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बैरियर आ जाए, किसी भी तरीके से, बैरियर ही नहीं और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे दोनों की फ्यूजन ना हो पाए, ओके। तो पहला देखो, फर्स्ट मेथड समझना अच्छे से, इसको बोलते हैं हम लोग पेरियोडिक एब्सेंटिज्म, राइट, सुन के भाई, पेरियोडिक एब्सेंटिज्म, राइट, या एब्सेंस, राइट, पीरियोडिक एब्सेंस। तो समझना, हमने अभी तक क्या देखा कि 14th डे, जो 14th डे था, आई मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही थी, राइट, 14th डे, यदि 28 डे का साइकिल हो रहा है तो, राइट। और जब ओवम बनेगा, आई मीन सेकेंडरी ओसाइट, जो हमने वो बात कर रहे थे, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और सेकेंडरी ओसाइट कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो लगभग ये समझो कि 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन, 3 डेज ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो मतलब क्या होगी, 14th डे यदि ओव्यूलेशन होता है तो वो ओवम 17वें दिन तक, ओवम की लाइफ ज्यादा होती है स्पर्म से, स्पर्म की लाइफ तो घंटों में ही होती है, जस्ट 12 घंटे 20 घंटे बस, दैट्स इट, लेकिन ओवम की लाइफ ज्यादा होती है, बट ओवम क्या है, ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो 17th डे हो गया है ना, 17 दिन तक। और देखो दूसरी चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन का हमने देखा वो एक आइडियल है, I mean, उससे नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, हर महीने भी इवन चेंज कर सकता है फीमेल का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, राइट। सो मेनी थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हो सकता है कि बहुत सारे फीमेल में यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज 25 दिन का हो, बाय द वे 25 दिन का हो, तो 25 में से आप क्या करोगे, 14th को आप माइनस कर दो तो 11 दिन बच गए, है ना। तो 11वें दिन भी हो सकता है ओव्यूलेशन, 10वें दिन भी इवन ओव्यूलेशन हो सकता है ना, 10वें दिन भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो 10 दिन से लेके 10th डे से लेके 17th डे तक, इसको हम लोग सेफ पीरियड बोलते हैं एक्चुअली, आई मीन ये नॉट अ सेफ पीरियड, सॉरी, ये क्या है, दिस इज नॉट अ सेफ पीरियड। मतलब यदि इस दौरान इंटरकोर्स हुआ, क्वाइटस हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना।
ये क्या है, कोई दवाई नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है, नथिंग, राइट। ओके, जस्ट क्या करना है कि जो क्वाइटस है, जो इंटरकोर्स है, वो 10 से 17 दिन यदि हम नहीं करें, जिसको हम लोग पेरियोडिक एब्सेंटिज्म बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। 10 से 17 दिन याद ध्यान रहेगा। ओके गुड। तो पहला ये हो गया, नेचुरल मेथड में आ रहा है, राइट। 10 से 17 दिन जो इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, राइट, दिस इज फर्टाइल पीरियड। सो फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, पहला मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड एक्चुअली। दूसरा मेथड देखो, नेचुरल मेथड है विथड्रॉल ऑफ द पेनिस, राइट। विथड्रॉल, आई मीन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन, राइट। बिफोर इजैकुलेशन द मेल पार्टनर विल रिमूव द पेनिस फ्रॉम द वजाइना, राइट। तो उससे क्या होगा, द स्पर्म हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द फीमेल, राइट। तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको हम लोग विथड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्ट्स बोलते हैं, राइट। coitus interrupts, right, removal of the penis by the male partner। ये भी हो गया क्या, नेचुरल मेथड हो गया। ध्यान देते जाना, बहुत साइंटिफिक है। तीसरा बहुत बहुत साइंटिफिक है। तीसरा क्या है, लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है कि सी, अब यदि आप फिर से अपने पिछले चैप्टर को याद करो, तो आफ्टर द बर्थ द लैक्टेशन फॉर द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड इज देयर इन द फीमेल और मदर, राइट। लैक्टेशन होती है 6 महीने साल भर तक लैक्टेशन होती है, जब तक बच्चा बाहर का कुछ खाने ना लगे, राइट। तो नेचर ने बड़े सही उपाय किया है कि जब तक लैक्टेशन होता है ना, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ज्यादा जो प्रोजेस्टेरॉन होती है उसके चलते पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है, रुका हुआ रहता है, चालू नहीं होता है। एंड अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज हम बात करें कि 6 महीने तक, राइट, 6 महीने तक ये नहीं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द डिलीवरी, राइट। तो ये भी हमारा एक सेफ पीरियड है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन एमनोरिया। ध्यान रहेगा, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो ये 3 मेथड हुए, राइट। सो ये मेथड कब तक काम करेगा, फॉर 6 मंथ। सी ज्यादा भी करता है, बट आपके बुक में 6 मंथ है, तो आप 6 मंथ ही ध्यान रखो, राइट। एनसीईआरटी में 6 मंथ है, 6 मंथ इज सेफेस्ट, तो 6 मंथ याद रखो इसको, राइट। देखो इसमें किसी में भी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जस्ट नेचुरल मेथड है, राइट। सो दीज आर द बेस्ट मेथड फॉर द यू नो जो हम टू चेक द प्रेगनेंसी, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, मेनी अदर मेथड्स आर आल्सो देयर। क्यों दूसरे मेथड की बात क्यों आई फिर, तो कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कक्षिल सर। बोलो भाई कक्षिल। सर लैक्टेशनल वाला समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से समझाओगे? ओके हाँ समझाऊंगा ना। देखो लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है ना बच्चे की, राइट, डिलीवरी के बाद हमने क्या देखा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है या फिर जो हमने HPL देखा हार्मोन, ध्यान आ रहा है, हाँ ये सभी हार्मोन क्या करता है, लैक्टेशन को बहुत बहुत बढ़ाता है, आई मीन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है फीट मदर में, जिससे कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो फीडिंग करता है, न्यूट्रिशन मिलता है उसको। तो इस पीरियड में क्या होता है, नेचर ने क्या किया कि हाई प्रोजेस्टेरॉन होने की वजह से जो ओवरी है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, 6 महीने साल भर की जैसा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है आफ्टर द डिलीवरी। या नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब तक बच्चा दूध पीता है मदर का, तब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ रहता है, और ब्रेस्ट फीडिंग यदि बंद हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से अपने को रीगेन कर लेता है, ठीक है। दिस इज नॉट द मेनोपॉज, राइट, ये एक टेम्पररी हॉल्टेज होता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क, एमनोरिया मतलब रुकना है ना, तो लैक्टेशन एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब जब ओवम ही नहीं बनी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, समझ में आ रही बात? हाँ ओके गुड। तो अब देखो ये सभी जो नेचुरल मेथड है, सपोज सी दिस इज गुड दैट नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, बट इसमें फेल्यूर के भी चांसेस होते हैं, राइट। बहुत बार फेल्यूर भी इसमें होता है, राइट। तो ये फेल्यूर के होने की वजह से हम दूसरे भी मेथड को अडॉप्ट करते हैं, राइट।
नो डाउट दिस इज गुड मेथड बिकॉज नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, राइट, बट ये चांसेस ऑफ फेल्योर इज ऑल्सो देयर, राइट, सो दिस मेथड आर यू नो आई मीन फेल्योर मेथड, फेल्योर चांसेस इसमें होती है, तो इस फेल्योर के चांसेस के होने की वजह से हम दूसरे मेथड को भी अपना सकते हैं इसके साथ साथ, राइट, ये होने के साथ साथ हम दूसरे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दूसरा जो सर मेथड है, हाँ, सर मुझे ही क्वेश्चन था एक, वो लैक्टेशन वाला, 2-3 गर्ल्स को भी है हम्म, एक्चुअली सर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी नहीं रुक जाती उस समय, एक्चुअली होती ही है वो, हम्म, इरेगुलर होती है लेकिन होती है, एब्सेंस तो नहीं होती सर आफ्टर द अच्छा, डिलीवरी। ओके, तो इसमें अच्छा, पता नहीं अच्छा, क्यों ऐसा बताया है कि हाँ 6 मंथ तक है पर इरेगुलर होता है, पर स्टार्ट तो हो ही जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 9 मंथ, उस समय नहीं होती लेकिन उसके बाद तो स्टार्ट ही रहती है सर। अच्छा, आई अच्छा, थिंक अच्छा। होता होगा लेकिन चांसेस आर हाँ सही, देयर। इसमें क्या हाँ होता है कि मैं बताऊं कि इसमें जब तक चाइल्ड, अभी क्या होता है आज के डेट में कि मदर फीडिंग सपोज नहीं करा रहा है कोई, ठीक है ना, जैसे हाँ ब्रेस्ट सर। फीडिंग नहीं करा रहा है बच्चे की, तो उस केस में क्या है, फिर से वो 1 आध महीने में चालू हो जाएगा, समझो आप। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का जो है ना फीड, यू नो, पॉजिटिव फीडबैक होता है जब यू नो जब चाइल्ड मदर सक से मदर सक करता है ना, आई मीन मिल्क सक करता है, तो हाँ और सर। प्रोजेस्टेरॉन बनता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इफ द चाइल्ड इज नॉट फीडेड बाय द मदर, यदि फीडिंग नहीं होती है तो फिर उसमें स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, ओके। इसलिए ओके सर। नॉर्मली हमारे इंडिया में बताया गया कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए सो दैट आपका यू नो एक गैप भी बना हुआ रहे। सी नेचर का ये है कि गैप भी बना रह रहा है कि महीने, ये सॉरी साल भर का एक गैप भी होना चाहिए दो चाइल्ड के बीच में, राइट। तो डिपेंड्स कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना होता है, और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि इसमें यदि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग रुक जाते हैं 6 महीने तक, है ना, ओके। ओके सर। हाँ, ओके, देन नेक्स्ट जो ये है, अब देखो उसमें क्या देखा हमने कि यू नो चांसेस ऑफ रिस्क फैक्टर है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, चांसेस ऑफ फेल्योर इज देयर, सो द अदर मेथड्स हैज आल्सो बीन अडॉप्टेड। तो उसमें से एक है बैरियर, हम 15 मिनट और पढ़ाएंगे, पेशेंटली पढ़ना, राइट, हम थोड़ा एक जगह पे लाके स्टॉप करेंगे सो दैट कल खत्म हो जाए टाइम से। तो दूसरा है अभी यहाँ पे बैरियर्स, कि बैरियर्स इसमें हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, राइट, बैरियर मेथड जो दूसरा था हमारा। तो बैरियर मेथड में नॉर्मली क्या करते हैं, ओवम स्पर्म को फिजिकली कांटेक्ट होने से, फर्टिलाइजेशन होने से वो रोकते हैं, राइट। तो बैरियर में जो पहला मेथड है दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, राइट, use of condom is the first barrier, right, male and female both condoms are available, right, and condoms are nothing but the latex की शीट होती है, रबड़ की शीट होती है, राइट। or this is very good that the apart from the you know that contraceptive method, right, it also prevents the person from the STDs, sexually transmitted disease भी इसमें होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए बहुत इनकरेज करते हैं गवर्नमेंट कि यू यूज कॉन्डोम, ओके। वन ऑफ द कॉन्डोम विच इज कॉल्ड निरोध, ये इंडिया गवर्नमेंट का है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो विलेजेस में या फिर कहीं भी जो हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, दिस इज द निरोध, इसको नाम देते हैं निरोध, राइट, ओके। तो हमने देखा कि इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है कि एसटीडी जैसे एड्स या हर्पेस या दूसरे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं वो भी नहीं होती है इससे, ओके। और जो इसके साथ एडवांटेज है, दिस इज द डिस्पोजेबल, है ना, इसको डिस्पोज कर देते हैं जिससे बाद में भी कोई इसको आई मीन यू नो एसटीडीज कोई फैलने की कोई बात नहीं होती है। अनदर बैरियर इज द डायफ्राम, दूसरा जो बैरियर है वो कौन सा है, डायफ्राम। डायफ्राम नॉर्मली क्या होती है कि ये एक यू नो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, हम नेक्स्ट फिगर देखेंगे, जो सर्विक्स में, राइट, वाजाना के ऊपर जो सर्विक्स होती है उसमें इसको फिट कर देते हैं डॉक्टर, राइट। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म, और कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वाइटस, ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं, राइट, जैसे हम लोग कॉन्डोम को ड्यूरिंग द क्वाइटस यूज करते हैं उसी तरह से द डायफ्राम हैज आल्सो बीन यूज्ड ड्यूरिंग द क्वाइटस, राइट। बट इसके साथ क्या है, डायफ्राम इज रीयूजेबल, राइट, दे कैन बी रीयूज्ड, राइट, हाइजीन को देखते हुए, मेंटेन करते हुए वन कैन रीयूज, राइट। Apart from that, spermicidal creams are available, right?
jellies are available, foams are available, right, that can be used on the penis. उससे क्या होगा कि sperm की death हो जाती है as soon as it is ejaculated, right? Spermicidal creams, jellies and foams, right? So these are the barriers. ये अलग अलग barriers हुए, right? ये photograph हुए जो हमने देखा, right? This is the diaphragm, ये diaphragm है, okay? This is diaphragm. This is the female condom, right? Okay. Now next जो हमारा मेथड था, नेक्स्ट था इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, राइट? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसको हम लोग आईयूडीज नाम दिए। क्या नाम दिया था हमने? आईयूडीज, राइट? सो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, अभी तक देखो जो हमने दो मेथड देखे, है ना, दो मेथड देखे, नेचुरल और दूसरा बैरियर। ये दोनों मेथड, पहला मेथड का खासियत क्या है कि देयर इज नो यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल थिंग, राइट? कोई भी एक्सटर्नल थिंग आपको यूज नहीं करना है, सो दैट इज गुड, ओके। दूसरा हमने क्या देखा, उसमें एक्सटर्नल यू नो अब कॉन्डोम्स या फिर जो हमारे यू नो बैरियर्स, दूसरे बैरियर्स उसका हम यूज करते हैं। तो वो दोनों मेथड जिसमें प्राइवेसी है, जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है दैट इज प्राइवेट, आई मीन प्राइवेसी है, उसमें किसी को आपको बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, डॉक्टर को बताना नहीं है, राइट? बट अब ये तीसरा मेथड जो है, नो डाउट दिस मेथड इज वेरी गुड, वेरी सेफ, बट इसमें आपको दूसरे का असिस्टेंस लेना होगा, दैट मीन्स डॉक्टर का असिस्टेंस यहाँ पे चाहिए, राइट? आईओडीज में, क्योंकि यूटेरस के अंदर, राइट, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस उसको बोलते हैं, राइट? इसको एक्सपर्ट जो होते हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स, वो आपको ये यू नो दे यूज टू फिट इनटू द यूटेरस थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू यूटेरस में उसको फिट कर देते हैं। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के नाम याद रखना, ये पिछले बार भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो प्रेजेंटली हम लोग अवेलेबल है और यूज करते हैं, एक होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड मतलब इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं लिप्स लूप, राइट? हम अभी देखेंगे फिगर। दूसरा होती है, दूसरा नॉन मेडिकेटेड ये भी है, सर ये हाँ नॉन मेडिकेटेड ही हम बोल सकते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर, वो कॉपर की बनी होती है। कॉपर का नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज यदि कॉपर की बनी होती है तो वो कॉपर रिलीज करता है, एंड कॉपर में यू नो एंटी स्पर्मिसिडल एक्टिविटी होती है, स्पर्म को किल करता है। किसी हैवी मेटल जितने भी हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी यू नो यूनिसेलुलर चीज है, उसको वो नॉर्मली किल करता है, राइट? So sperm has also been killed by the copper IUDs to copper releasing IUDs, right? इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, शायद यही पूछा था पिछली बार नीट में, राइट? तो ये सभी क्या है, जो अपने बुक का है बस वही देखो हम सीमित रख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 आर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। और तीसरा जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, राइट? इसको हम लोग आई मीन एग्जांपल इसके LNG-20, राइट? देन प्रोजेस्टर्ट, राइट, प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज करता है, ओके? इसके पहले हम लोग एक और फिगर देख लेते हैं, देन आई थिंक ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हम कॉपर टी की बात कर रहे हैं, राइट? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, समझो कि दिस इज द स्ट्रक्चर, ये टी के तरह का है ना? ये टी के तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला है ना? तो ये कॉपर का बना हुआ है, ये और ये, दिस इज द टी, और उससे दो थ्रेड लाइक ये सब ये यू नो हैंग होते हैं, राइट? ये थ्रू द वजाइना दे इंसर्ट इनटू द यूटेरस, राइट? और जब जरूरत हो तो उसको खींच के निकाल भी लेते हैं, आई मीन एक्सपर्ट अपने से अपने निकाल सकते हैं, ओके? तो इस तरह से कॉपर टी को ये देखो, ये फिट किया हुआ है, बुक का डायग्राम है, ये यूटेरस में जाके फिट कर दिया है, सो दैट इट कैन चेक द यू नो मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, मोबिलिटी कम कर देता है। ये इम्प्लांट्स हैं, सी ये इम्प्लांट का फोटो यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये इस तरह से फिट कर देते हैं जाके यूटेरस में, राइट? सो दिस इज द इम्प्लांट, राइट? तो फिर से आते हैं हम बैक स्लाइड पे, ओके? तो ये सब अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, एग्जांपल्स पूछेंगे आपको बोर्ड में, नीट में। सो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो हार्मोन रिलीज करेगा,
right? और apart from that the IUDs what they do actually they phagocytose the sperms, जो हमने जैसे कॉपर की बात करी, right? वो तो सीधा किल कर देता है, जो नॉन मेडिकेटेड है, right? वो वहाँ पे phagocytosis करेंगे. So within the uterus and the copper ions it releases and suppresses the sperm mobility, right? And the fertilization capacity of the sperm, ये सभी को कम कर देता है, right? Okay. बट तीसरा जो कैटेगरी था यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, सस्टेनेबल रिलीज, धीरे धीरे रिलीज करता है, राइट? यूटेरस के अंदर, और यूटेरस के अंदर वो एक अनसुटेबल कंडीशन बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन. यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गई, राइट, तो क्या करेगा वो, जो हार्मोनल आईयूडीज है, राइट, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, वो एक अनसुटेबल कंडीशन बनाएगा यूटेरस में, और वो इम्प्लांटेशन जो हो रही थी उसको रोक देगा, है ना? एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, जो सर्विक्स है उसको भी हॉस्टाइल बना देगा और स्पर्म के लिए, ठीक है? तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात हो गई, राइट? एंड वही लिख रहा है बुक में, आईयूडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसीज एंड द स्पेस बिटवीन द टू चिल्ड्रन. ओके, इंडिया में भी काफी सारे बहुत एक्सेप्टेबल है, काफी यूज होते हैं, राइट? देन नेक्स्ट हम बढ़े थर्ड मेथड, सॉरी फोर्थ है शायद, जो फोर्थ मेथड है, दिस इज द हार्मोनल मेथड, राइट? चौथा हार्मोनल मेथड है. हार्मोनल मेथड में हम दो तरह से करते हैं इसे. एक तो हार्मोन इंजेक्ट भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, राइट, बट वो पेनफुल होती है, वो जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं वो नहीं लेंगे इंजेक्शन. तो काफी सारे क्या है उसके ओरल पिल्स बनाए गए हैं, राइट, टैबलेट के तरह के बनाए गए हैं, राइट. तो हार्मोनल पिल्स हैं, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, और एक मिनट, तो स्मॉल डोज होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन की, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, राइट. जो पिल्स होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और मे बी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की. तब इसमें क्या होता है, क्या समझो, हमने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर वेल बैलेंस्ड, राइट, between the pregnancy, between the menstrual cycle as well as after the pregnancy. बैलेंस एक होनी चाहिए कि जितनी अमाउंट होनी चाहिए उतना ही होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होगा, राइट. तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करता है, उसी बैलेंस को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसी बैलेंस को वो तोड़ देता है, राइट. तो इसको पिल्स के तरह से यूज करते हैं, टैबलेट की तरह से, इसलिए नॉर्मली इसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, राइट. सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का तरीका क्या है समझो. नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको 21 डेज, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, फर्स्ट डे से लेके 21 डेज तक हम लेते हैं, राइट. क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ये सब होना है तो 21 डेज तक ही होते हैं, राइट. तो 21 डेज तक लेते हैं, फिर 7 दिन हम छोड़ देते हैं, और फिर 7 डेज के बाद जहाँ से शुरू हुई, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से फिर से हम लेना शुरू कर देते हैं. तो 21 डेज तक लेना है महीने में, 28 दिन में, राइट. और इसके एग्जाम्पल जो है वो जैसे माला एन, ये सब प्रोडक्ट के नाम है जो इंडिया गवर्नमेंट बनाती है और मुफ्त में देती है एक्चुअली, अदरवाइज दूसरे कंपनी के बनते ही हैं, बट ये सभी ऐसे हैं जो पीएचसी में फ्री में मिलते हैं. माला डी, माला एन, राइट. सो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट, अवेलेबल टू चेक द प्रेगनेंसी, राइट. सो ये क्या करना है, आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, ये गैप 7 दिन के गैप पे ये लेना है, माला डी, माला एन, राइट. और ये क्या करेगा कि दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन मेनी टाइम्स, राइट, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, मेनी टाइम्स इट इनहिबिट द इम्प्लांटेशन, राइट, by altering the quality of the cervix mucosa as well as it prevents and retard the entry of the sperm, right. मतलब इन सब में से कोई भी तरीके को अडॉप्ट करके, क्योंकि हार्मोन का कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ऑल्टर हो जा रहा है, राइट. सो फाइनली दे स्टॉप द फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, राइट. ओके, दूसरा एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बुक में भी बोल्ड में से लिखा हुआ है. ये है ये सहेली. सहेली इज द अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ. CDRI वाले ने डेवलप किया है इसको,
राइट, सहेली, राइट। और काफी यूज होता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो सहेली के साथ खासियत क्या है, समझो ये क्यों इतना फेमस और हम स्ट्रेस पे दे रहे हैं। ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। सी अभी तक जो हमने देखा, जैसे मालाडी की हम बात कर रहे हैं, अब तो लगभग यूज नहीं होता है मालाडी। ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है इसमें, जो क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, राइट। स्टेरॉयड, ज्यादा स्टेरॉयड इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ओके, तो सीडीआरआई वाले ने एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन बनाया, बिना स्टेरॉयड हार्मोन के, राइट। और उसको नाम दिया गया सहेली, राइट। ये ध्यान रखना, पूछेगा आपसे कि नॉन स्टेरॉयडल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आई थिंक ये लिखा हुआ है कि इसको जो है वीक में एक बार, ये रहा, वीक में एक ही बार लेना है, राइट। दिस हैज बीन टेकन 1 डे इन अ वीक। जैसे ये क्या था, 28 डेज लेना था, ये बहुत है ना कम्बरसम था कि 28 डेज लेना, ये डिफिकल्ट है वो थोड़ा। लेकिन जो सहेली है ये वीक में एक दिन लेना है, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, वीक में एक दिन ये लेना था, राइट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये नॉन स्टेरॉयडल है, राइट, सहेली, ठीक है। ओके, ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए हार्मोनल, तो ये जैसे हमने टैबलेट्स की बात करी, बट अपार्ट फ्रॉम द टैबलेट्स, द इंजेक्शंस हैज आल्सो बीन टेकन। और इंजेक्शन के अलावा बहुत बार क्या करते हैं, इम्प्लांट्स भी यूज करते हैं, राइट। इम्प्लांट्स कहने का मतलब क्या है कि हार्मोन्स को इम्प्लांट कर देते हैं, राइट। ऐसे चीजों को जो सस्टेन्ड वे में, सस्टेनेबल मैनर में हार्मोन रिलीज करते रहे ब्लड में, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, राइट। सो दिस देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स। जिसको क्या है कि अब हफ्ते में एक दिन भी पिल नहीं खा सकते हैं, इतना बिजी शेड्यूल है, तो वो क्या करेगा कि इम्प्लांट कर लेगा स्किन के अंदर, राइट। तो ये you know the function is almost same as that of the pills, right. So the administration of the progesterone, देखो ये सभी तो बातें हो गई। अब ये लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एक इमरजेंसी पिल की बात कर रहा है कि हमने अभी तक कोई सर प्रिकॉशन। हाँ, एक डाउट है। बोलिए। हाँ सर, आपने ऐसा बोला ना कि ये हॉर्मोन्स मतलब इंजेक्ट करेंगे एस्ट्रोजन अंडर द स्किन। हम्म, हाँ मीन तो सर, इम्प्लांट करते हैं। हाँ हाँ, इम्प्लांट तो इंजेक्ट भी फिर करते हैं, सर ऑफ कोर्स। हाँ, ये हॉर्मोन्स मैनमेड मतलब वो कैसे इंजेक्ट, मतलब वो तो अंदर नहीं होते हैं। नहीं नहीं, अच्छा, ओके, गुड। देखो अभी कैसे क्या है कि जितने से हार्मोन की बात करें, तो हार्मोन मार्केट में मिलते हैं, राइट। आई मीन, मतलब लेबोरेटरी हाँ, लैब में बनते हैं बनते हैं हार्मोन, ओके। एक्सप्रेशन करवाते हैं, जैसे इंसुलिन कैसे मिलता है बाजार में, है ना। हाँ इसी तरह ये हार्मोन भी मिलते हैं बाजार में। क्योंकि अभी ओके। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मेथड से काफी सारे अमाउंट में बना के रखते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके। ओके सर। अब देखो एक एक नेक्स्ट यहाँ पे जो उपाय है, ये क्या है, ये नॉर्मली क्या होता है कि यदि ऊपर के जो मेथड्स हैं वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड समहाउ द coitus is there, right, and one is expecting that pregnancy takes place, I mean the fertilization takes place, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, राइट। उस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे आईयूडीज मिलते हैं जो विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर यदि वो आप ले लो, राइट, तो आई मीन इम्प्लांटेशन को रोक देता है। तो उसमें क्या होता है कि दोज tablets it contains progesterone as well as the progesterone estrogen combination, right। ये इस तरह से होता है कि इम्प्लांटेशन को ये रोक देता है, तो इसको हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, राइट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू। और ये सभी नॉर्मली यदि कभी रेप हुआ या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ, तो उस केस में हम हमेशा यूज नहीं करते हैं, दिस इज नॉट गुड टू यूज ऑलवेज, राइट। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, अलग अलग ट्रेड नेम से बिकते हैं मार्केट में। ओके, नाउ ये हमने चौथा देख लिया।
सर आपका माइक ऑफ है। ऑफ हो गया, हाँ। तो सर्जिकली हम इसमें क्या करते हैं, सर्जिकली हम यू नो जो यू नो मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल में जो हमने वहाँ पे देखा वास्ट डिफरेंस, हम ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर याद करें तो वहाँ पे वास्ट डिफरेंस तुम याद कर सकते हो, राइट। और फीमेल की यदि बात करें तो फैलोपियन ट्यूब को तुम याद कर सकते हो, राइट। ये फिगर एक बार देख लो तो शायद ये हम देखें यहाँ पे, दिस इज द वास्ट डिफरेंस, राइट। और ये फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब। तो हम क्या करते हैं, सिंपली, बहुत सिंपल और बहुत ही सही तरीका है ये। यदि ऐसा है कि अब नाउ वी वांट विश टू हैव द चाइल्ड, तो आप सर्जिकली, राइट, ये दोनों मेथड को मेल या फीमेल कोई भी एक करा ले तो दैट कैन बी सॉल्व देयर पर्पस, राइट। तो इसको दो टर्म हम यूज करते हैं, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये याद रखना दोनों टर्मिनोलॉजी। वैसेक्टोमी क्या है, वास्ट डिफरेंस, वी फॉर वास्ट डिफरेंस है ना। वैसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को कट करके दोनों वास्ट डिफरेंस को और टाई अप कर दिया, बांध दिया, राइट, थ्रेड से, राइट, मेडिकेटेड थ्रेड आते हैं, तो इस तरह से बांध दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी बट स्पर्म यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, राइट। सो द दैट कैन बी यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन दूसरी तरफ ये मेल करा सकता है, राइट, बट फीमेल भी करा सकते हैं, दोनों में इसको एक भी करा ले तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, ओके, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन पूछता है वैसेक्टोमी, राइट, वैसेक्टोमी किस में कराए, मेल में, स्टेरिलाइजेशन का एक मेथड है, इन ट्यूबेक्टोमी, राइट। वास्ट डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब को इस तरह से। अब देखो इस टेक्निक का दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव, नो डाउट, काफी इफेक्टिव। हमने शुरुआत में बातें करी थी कि दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, वेरी पुअर रिवर्सिबल, राइट। एक बार यदि आप करवा लिए, अब फिर से कि नहीं, फिर से हमको चाइल्ड चाहिए तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके। तो ये रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया, ओके। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, 2-4 मिनट और दो मुझे। अब क्या है, बहुत बार कि सपोज समहाउ द प्रेगनेंसी इज देयर, प्रेगनेंसी हो गई, राइट, और प्रेगनेंसी होने के बाद ऐसा है कि नहीं, अब दिस प्रेगनेंसी इज नॉट अप टू द मार्क, आई मीन कुछ उसमें डिफॉर्मिटी है सपोज एम्ब्रियो में, राइट, कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो या फिर कभी रेप हुआ किसी का, उसमें प्रेगनेंसी हो गई, राइट। तो उस कंडीशन में एक प्रोसेस है जो लीगलाइज्ड है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो शॉर्ट नाम है इसका एमटीपी, ये गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को देखते हुए कराया जाता है। तो एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, एंड इट इंड्यूसेस द एबॉर्शन, एबॉर्शन ये हुआ। लेकिन ये मेडिकल सुपरविजन में होता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि यदि हम बात करें, ये सब डेटा है जैसे आपके बुक का, नियरली 45 to 50 million MTPs are performed per year throughout the world, right. 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year, ये डेटा है। MTP significant role in decreasing the population, right, though it is not meant for this purpose, ये पॉपुलेशन कंट्रोल का पर्पस नहीं है, ध्यान रखना है। MTP is not the method for the control of the population। ये कब है, जब वर्स्ट कंडीशन आए उस कंडीशन में MTP किया जाता है। तो इंडिया में इसको लीगलाइज किया 1971 में, इंडिया गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया 1971 में। इसमें कुछ रूल्स हैं, राइट, कि हर एक कोई हर समय नहीं करवा सकता है ये अबॉर्शन, राइट। तो इसके सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस आर देयर, राइट, टू अवॉइड द मिसयूज, मिसयूज ना हो इसका, राइट। सो ये फोर्स में आया 72 में, जो एक्ट बना लीगलाइज हुआ 1971 में, और फोर्स में कब से आया, काम करना चालू किया 1972 से। एंड सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India, right। इसके लिए MTP पे लीगलाइज ये किया। तो क्या क्या रूल है भाई, रूल को क्विकली देख लें कि कब हम MTP करवा सकते हैं, राइट, MTP की कब जरूरत पड़े और कब करवा सकते हैं MTP। तो जस्ट दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो वाई MTP पहले देखें, तो नॉर्मली
जो एमटीपी करवाते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए, राइट। और ये मेडिकल कारण होने चाहिए उसके, बिना मेडिकल कारण के नहीं होते हैं एमटीपी। तो पहला, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी माइट बी इंडेंजर्ड फॉर द मदर्स लाइफ। यदि मदर के लाइफ के लिए वो खतरनाक है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये सही नहीं है आपके लिए, आप इसको अबॉर्ट करवा लो। यदि डॉक्टर लिख के देता है तो वन कैन अबॉर्ट, अदरवाइज नहीं। ओके, दूसरा, देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद द सीरियस हैंडीकैप्ड। यदि हैंडीकैप्ड है चाइल्ड, वो हमें पता चल जाता है पहले से टेस्ट में, तो उस कंडीशन में आप करवा सकते हो, राइट। देन यदि प्रेगनेंसी सपोज रेप से या किसी दूसरे कारण से हुआ है तो इन दैट कंडीशन आल्सो वन कैन गो फॉर द एमटीपी, राइट। देन चौथा कंडीशन हम देखें, वेयर द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड रिजल्टिंग फ्रॉम द फेल्योर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर सपोज आपने किसी क्लिनिक में प्रॉपर्टी लगवाया, राइट, या कुछ यूज किया ऐसे मेडिकल डिवाइस, लेकिन वो काम नहीं किया, राइट। तो यदि आपको, आप उस डॉक्टर के पास गए, उसने तो लिख के दिया आपको यस शी इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द एमटीपी, तो आप एमटीपी करवा सकते हो, राइट, अदरवाइज नो, राइट। नॉर्मली मैं बताऊं कि नॉर्मली एमटीपी, तुम्हारे बुक का ये शायद लाइन है कि एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड बाय रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड इट कैन बी डन, एक ही मिनट में पेन है, इट कैन बी डन ओनली अप टू 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। 20 वीक के बाद ज्यादा नहीं हो सकता है। सपोज 20 वीक से यदि ज्यादा हो गया, राइट, 20 वीक से यदि ज्यादा हो गया तो आप एमटीपी नहीं करा सकते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, राइट, कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में एमटीपी आप नहीं करवा सकते। सो मैक्सिमम जो टाइम लाइन है एमटीपी के लिए ये है 20 वीक। ये तुम्हारे बुक का ही लाइन मैंने लिया, ये थोड़ा डिबेटेबल ये है जो वीक यहाँ पे है, किसी बुक में कुछ और लिखा रहेगा किसी में, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है ये तुम्हारे बुक का ही है 20 वीक, या फिर से तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 20 वीक इज द मैक्सिमम टाइम लाइन फॉर द एमटीपी। ओके, so that's it today's lecture. So if you have any question then you can ask me now. अब आप मैडम क्वेश्चन के लिए खोल दीजिए यदि किसी को तो। हाँ सर, क्वेश्चन का कल ही रखते सर, क्योंकि ऐसे भी टाइम हो गया, इन लोगों का मैसेज आ रहा है 1 बजे इन लोगों का वापस हाँ, नो लेक्चर है। प्रॉब्लम, तो अपना हो भी गया है आज का, तो है ना? हाँ, तो आप आज लोग कोई पढ़ प्रॉब्लम आया था? लीजिएगा। हाँ नहीं सर, आज तो कोई नहीं आया था ऐसा तो। हाँ, ठीक है, चलिए ओके, कल हम फिर कुछ इस तरह से करेंगे, एंट्री 1 बाय 1 को देके फिर हम करेंगे, है ना? हाँ हाँ, तो कल जिसका भी ठीक है, ये कल कैमरा क्वेश्चन, हाँ कल ये, और इसके अलावा मैं जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं वो भी मैं भेज दूंगा आज ही, क्योंकि कल आप बना के जितने रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और कल हम इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे, टाइम बचा तो डिस्कस भी कर लेंगे क्वेश्चंस। ओके, ठीक है हाँ मैडम? तो कल हाँ सर, हाँ जिसका भी कैमरा स्टार्ट नहीं था, आज प्रॉब्लम आ रही थी, वो कल अपना कैमरा चेक करा ले, और कल सबका वीडियो कंपलसरी होना चाहिए स्टार्टिंग में। ओके, उतना ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। और आज जो सर ने करा है वो मेथड, वो आप लोग लिख लीजिएगा, खाली पैराग्राफ बना के सारी जो मेथड करवाई आज वो आप लोग लिखेंगे, ये होमवर्क है आप लोगों का। ओके सर, तो अब कर देते हैं हम लोग। हाँ ओके, टर्मिनेट कर देते हैं आप, कल हम। हाँ आप ऑन कर दीजिए। ओके ओके, चलिए बाय बाय। हाँ बाय।